आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे अपना टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर टू पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास वाला जो डेरिवेशन थी वो वाला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर जो मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम जिसके अंदर मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास जहां पे था वो वाला भी डेरिवेशन हमने डिस्कस किया था, उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स थे। फिर आता है हमारे पास आज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। इसकी डेरिवेशन जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज है ये इंपॉर्टेंट है, इसको निकालेंगे। और इसके अंदर ये ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर अगर डेरिवेशन वाइज बात करें तो सिर्फ एक इस रॉड की ही है, अदरवाइज किसी की डेरिवेशन नहीं है। लेकिन अगर तुम सेंटर ऑफ मास की बात करो तो ये जितने भी हमारे पास शेप है, यूनिफॉर्म, हॉलोस्फेयर, सॉलिड स्फेयर, रिंग, सर्कुलर डिस्क, रॉड, प्लेन लैमिना, सॉलिड सिलेंडर, कोन, पिरामिड, हॉलो सिलेंडर, इन सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाए करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। इनको डिराइव नहीं करके दिखा रहे हैं, इनको करना नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए हर किसी का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है। सॉर्टेड। तो हम एक बार इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज के अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड। अब थिन रॉड का कंसेप्ट क्या है, देखो मैं ये डेरिवेशन क्यों बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट है कि भाई हाँ ये तो आनी है, क्योंकि सिलेबस के अंदर अब सेंटर ऑफ मास वाली डेरिवेशंस नहीं है, बाकी सारी डेरिवेशंस हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला में इसका बता सकता था, लेकिन इसके अंदर क्या है, हम एक न्यूमेरिकल वाले कंसेप्ट को समझेंगे, और न्यूमेरिकल इसमें से आना ही है सेंटर ऑफ मास में से। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या है, देखो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है रॉड का, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस लाइन देखनी पड़ेगी। अब वो रेफरेंस लाइन हमने क्या बनाया यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बेसिकली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर रहे हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने ड्रॉ किया, जहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ मास हम एक रॉड का निकालेंगे जो कि ओरिजिन पर है। ठीक है, ये कहाँ है, ये ओरिजिन पे हमने रॉड को रख दिया। अब अगर ओरिजिन पे रखा है तो ये इसका एक कोऑर्डिनेट 0 0, और अगर इसकी लेंथ हम l माने तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास l और 0 आया कि नहीं। ये मैंने x एक्सिस पे रखा है, y एक्सिस इधर है, किसी को परेशानी, ये तो सिंपल बात है। अब देखो कॉमन सेंस भी लगाएं तो हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस के ऊपर ही कहीं आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। ये अगर ये अलोंग x एक्सिस रखा है तो y एक्सिस पे तो कुछ है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाए होना चाहिए, पहला सिंपल है। अब मैं इसमें करने क्या वाला हूं, देखो हमारे पास हमने माना क्या, सबसे पहले जिस टाइम पे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड निकालना, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म थिन रॉड AB ऑफ मास m। टोटल ये क्या है, कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द रॉड, L लेंथ आ गई है। इट इज हेल्ड अलोंग x एक्सिस व्हिच इज with its end A at the origin where x is equal to 0 and y is equal to 0. Let the small element dx at the distance of x from the origin. हमने क्या बात करी है कि यहां पर x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट हमने अज्यूम कर लिया। क्लियर है, हमने क्या किया है, dx लेंथ का जो छोटा सा एलिमेंट है वो x डिस्टेंस पे हमने अज्यूम किया। इसमें कोई दिक्कत है, ये भी ठीक है। अब यहां के हिसाब से अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x0 होना चाहिए, ये भी ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चे, अगर मेरे पास टोटल मास m था, टोटल लेंथ l थी, तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हुई, m/l, m/l आया। और इस मास को, पर यूनिट लेंथ को अगर मैं लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास स्मॉल मास ऑफ एलिमेंट आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल मास मेरे पास उस स्मॉल एलिमेंट का निकल आएगा कि नहीं। तो हमने ऐसे ही ये m/l इंटू dx से मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट निकाल लिया। अब सेंटर ऑफ मास जब मुझे निकालना है, याद करो सेंटर ऑफ मास का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या था, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था, जाना दो फिर बात करते हैं। चलो, सेंटर ऑफ मास का हमारे पास फॉर्मूला था MIRI, सिग्मा ऑफ MIRI डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ MI, यही था। मास इनटू पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल मास, सिग्मा लगा दो या इंटीग्रेशन लगा दो, यही हमारे पास सेंटर ऑफ मास का सीधा सीधा फॉर्मूला होता था कि नहीं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ x dm, x dm में क्यों कर रहा हूं,
यहां पर मेरे पास जो ये एलिमेंट है इसका डिस्टेंस कितना है x, इसका मास कितना है dm है। तो इस मास का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्टेंस है वो x है, तो x इंटू dm बिल्कुल परफेक्ट है। और इसी को हम डिवाइड करेंगे मास की वैल्यू से टोटल, क्योंकि सिग्मा ऑफ m से डिवाइड करना था। ये बात ठीक है, लेकिन वहां पे एक चीज होती थी, जब हम m1 r1 m2 r2 हम हर एलिमेंट के लिए करते थे, मैं यहाँ एक छोटे से एलिमेंट के लिए कैसे करके छोड़ दूं, है ना। तो मैं छोटे से एलिमेंट के लिए ना करके, और टोटल मास तो मुझे कैपिटल M से ही डिवाइड करना है, तो मैं इस सिग्मा की जगह पे अगर मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं, तो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां पर जो इसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x इंटू dm, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन ये सिर्फ एक एलिमेंट का, ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, और वो एलिमेंट कहां से कहां जा रहे हैं, 0 से लेके L तक जा रहे हैं कि नहीं, है ना। लेकिन अब यहां एक प्रॉब्लम है, मास वेरिएबल है, लेंथ के टर्म्स में मैं इंटीग्रेशन कैसे कर दूं। तो मैं मास को लेंथ के फॉर्मेट में लिख देता हूं। मैंने क्या लिखा, 0 टू L 1/m लिखा बाहर टोटल मास, और dm की वैल्यू डाल दी है m/l टाइम्स dx। dm मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx है कि नहीं, वेरिएबल x है, और x ही है जो 0 से L तक जा सकता है ना। dx की वैल्यू है जो 0 से L तक जा सकती थी। तो यहां से कैपिटल M और M कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, 0 टू L dx/L। बना के नहीं है। अब एक बात देखो जरा, यहां तक किसी को दिक्कत है बच्चा, है ना, यहां पर किसी को परेशानी, अच्छा x भी था साथ में, ठीक है, x dx, कोई दिक्कत है। अब मैं एक काम करता हूं, देखो टोटल लेंथ है, ये भी बाहर आएगा, कांस्टेंट हुआ 1/L इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L x dx, x की पावर 1, इंटीग्रेशन का अपने को फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन का पावर रूल क्या कहता है, x की पावर n का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, यही होता है। और अगर लिमिट्स हैं a टू b, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये पता है सबको। अभी यही वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1/L इंटीग्रेशन में हुआ x²/2 0 टू L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/L, अपर लिमिट में क्या आएगा, अपर लिमिट में आएगा L²/2, लोअर लिमिट में आएगी 0/2। तो ये हमारे पास क्या बना, 1/L टाइम्स L²/2, जो कि कटा तो कहाँ आया, L/2 पे। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहीं बीचों बीच इसके लाई कर रहा है। किसी को इसमें परेशानी, ये क्लियर है। तो अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा बच्चे, L/2 के डिस्टेंस पर, ठीक है। और मेरे को अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखूंगा, यहां पर कोऑर्डिनेट आएगा L/2 और 0। सॉर्टेड है, बहुत सीधी सी चीज थी। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सर्कुलर रिंग। अब देखो सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा। अब अगर मुझे सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं क्या देता हूं, सेंटर पे लाई करेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि रिंग लाई कहां कर रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखी कहां हुई है। जैसे पहले केस में हमने रिंग को कहां रखा है, इस तरीके से कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टेंजेंट है उसके। अगर टेंजेंट है तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। तो इसका सेंटर कहां लाई कर रहा है, आर आर पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉम आर, है ना। ऐसे ही अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे रख देता हूं तो सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास तो वही है, बस कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं कि नहीं। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है 0, आर, और इसी को अगर मैं एक्स एक्सिस पे रख देता हूं तो आर, 0। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिर्फ ये है कि भाई सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली जहां हम उसे प्लेस कर रहे हैं तो उस हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सीधा नहीं याद करेंगे कि उसके कोऑर्डिनेट्स आर आर हैं या 0 आर है या R0। दैट विल डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ दैट रिंग इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। डन। चलो अब इसके बाद है सेंटर ऑफ मास के यही सारे एग्जांपल्स जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सेम थे। अब एक और चीज लिख लेना बच्चे, ये लास्ट टाइम हमने जब किया था तो वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करी थी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल, लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन करी थी, वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए थी। अगर मैं सेंटर ऑफ मास को मूव कर रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा
m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2, जहां पे r1 और r2 थे, जहां पोजीशन वेक्टर्स थे, वहां पर अब रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज आ गई, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। किसी को दिक्कत है इसमें? डन है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, अब एक ये कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें अटेम्प्ट करने को कहे थे, मैं ये न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, और इसके बाद एक बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल आता है जिसका कंसेप्ट बहुत प्यारा है, ये नेगेटिव मास वाला, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बच्चा। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री, ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, किया था, दूसरा कोई क्वेश्चन था इस टाइप का। चलो इसको स्टार्ट करते, कोई नहीं। देखो हमारे पास क्या है, find the center of mass of three particle at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100, 150 and 200 respectively. Each side of equilateral triangle is 0.5 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो, सेंटर ऑफ मास निकालना है कुछ ऐसे सिस्टम का जहां इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स तो ठीक है, लेकिन वहां मासेस अलग अलग है ना, तीनों वर्टिसेस पे मासेस अलग हैं। एक बार अपने तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करो। अब डायग्राम देखो दो तरीके से बनेगा, एक बार समझना। पहले तुम डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे? सीधा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, तीन वर्टिसेस पे मास रख देते हैं और काम खत्म। लेकिन तीन वर्टिसेस पे मास रख भी दूं मैं, तो मेरे पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके कोऑर्डिनेट्स मैं कैसे लूंगा? कोऑर्डिनेट्स तो नहीं है हमारे पास। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला m1 r1 m2 r2 m3 r3 तीनों का सम डिवाइडेड बाय टोटल मास। r1 r2 r3 क्या थे? पोजीशन वेक्टर्स। और अगर पोजीशन वेक्टर्स चाहिए तो पोजीशन वेक्टर सिर्फ तब आ सकते हैं जब मैं किसी स्टेशनरी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उन्हें कंपेयर करूं, उनको देखूं, दैट इज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तभी आएगा। मैंने क्या किया, यहां पे सेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पे अब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को रख लेता हूं। मैंने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड यहां है, बाकी दो साइड ऊपर यहां कहीं बन जाएंगे। ऐसे बनाने का फायदा क्या हुआ? ऐसे बनाने का फायदा हुआ कि मेरे पास अब तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स आ सकते हैं, और मैं इंडिविजुअली तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं कि नहीं? और वही मेरे पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसे कि अपने पास क्वेश्चन में पढ़ो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द, ये ठीक है, तीन मासेस हैं, 150 ये 100 150 और 200, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 0.5। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ गया? 0.5, 0। ये हमारे पास आ गया इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? इसका तो आ गया ओरिजिन 0 0, एक तो सीधा ही खत्म हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो 0.5/2 है ना। और ये कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से निकाल सकते हो, पाइथागोरस से निकाल दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, तुम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल दो, वो तुम्हारा पार्ट है, निकाल सकते हो कि नहीं? हमारे को ये पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 0.5/2 है। अब इस डिस्टेंस को, एंगल को यूज करके तुम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो कि नहीं? है ना। क्या करूं मैं? tan थीटा लगा देता हूं, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय 0.5/2, ऐसा रख लेता हूं मैं। दिक्कत है किसी को? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 0.5 टाइम्स √3/2, ऐसा आया कि नहीं? तो हमारे पास ये जो हाइट है 0.5 √3/2 आया कि नहीं? हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसमें? डन। और 0.5/2 को मैं क्या लिख लूं? 0.25 √3। तो ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया, ये आया 0.25, जो ये डिस्टेंस आया, और y की वैल्यू क्या आई है? 0.25 √3। अब ध्यान से देखो, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तीनों पे जो मास है उसको रखो। पहले पे कितना था बच्चा? 100, दूसरे पे कितना है? 150, और तीसरे पे है 200। डन। मासेस गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फॉर्मूला हमें आता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 है, m2 है, m3 है, x1 है, x2 है, x3 है, सारी चीजें हैं। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, कर लोगे?
किसी बच्चे को इसमें दिक्कत तो नहीं है कि कैलकुलेशन में क्या करना है? डन है आदि भाई साहब, पक्का हो जाएगा ना? चलो, अब है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ। अब यहां ये जो टी शेप प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। अब फिर से वही कहानी, अगर मुझे इस टी शेप प्लेट का सेंटर ऑफ मास निकालना है, गिवन कुछ नहीं है यहाँ पे, गिवन क्या है, डायग्राम में हमें टी शेप गिवन है और ये इसकी विड्थ वगैरह सारी हमें गिवन है। तो डायग्राम में ये वैल्यूज गिवन है, कौन कौन सी, कि ये जो डिस्टेंस है टोटल 2 का है, ये टोटल हाइट है जो 6 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास जो है ये भी 2 मीटर्स है, मतलब 2 मीटर 6 मीटर्स और ये 2 मीटर्स और ये टोटल 8 मीटर्स, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है? तो जो हमें गिवन है, एक बार मैं यहां बना रहा हूं तो ध्यान से देखना, ये अपने पास ऑलरेडी गिवन है, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये हमें गिवन है टी शेप में। और ये कितना गिवन है बच्चा? 2 मीटर्स। ये कितना गिवन है ऊपर? 8 मीटर्स। ये नीचे वाली हाइट कितने गिवन है? 6 मीटर्स। ठीक है, हमें इनके दोनों के सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब यहां क्या चीज है, ये जो टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला रेक्टेंगल अकेला होता तो इसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाया करता, नीचे वाला रेक्टेंगल अलग होता तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं लाया करता। लेकिन अब हमें पता है सेंटर ऑफ मास इसके वजन की वजह से यहां कहीं बीच में शायद लाया करने की कोशिश करेगा। जैसे ऐसा सा कुछ बन गया, यहाँ पे अगर ये बड़ी स्ट्रिप है टी शेप्ड है तो हमें पता ऊपर के साइड जहां पे कहीं होगा यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास लाया करेगा कि नहीं, है ना? अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं बैलेंस करने की तो एक पॉइंट मुझे मिल ही जाएगा जहां पे ये बैलेंस हो रहा होगा। ये पॉइंट समझ रहे हो? तो ये हमें इस तरीके से बैलेंस वाला पॉइंट मिल रहा है। अगर यहां कहीं लाई कर रहा है, मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं कैसे? पहले सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम देना पड़ेगा इसे। कोऑर्डिनेट सिस्टम देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लाइन है इसको देखो, हमारी मर्जी होती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा ही करो, हो सकता है तुम इसको ओरिजिन पे रख लेते, वो जहां तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से हो सकता है। मैंने क्या बनाया कि ये ओरिजिन पे ये पॉइंट आ गया जो हमने ओरिजिन पे रखा है, ये पॉइंट कहां आ गया? ओरिजिन। तो ये आ गया है 0,0। डन है? किसी को इसमें दिक्कत है? अब जब मैंने ये 0,0 पे रखा है, यहां से ऊपर वाले रेक्टेंगल का जो ये आया, ये O डैश या O1 कुछ भी मान लो, ये इसका सेंटर आएगा। और ये जो O डैश है ये इस रेक्टेंगल का सेंटर आ गया। क्यों मैंने ये सेंटर लिया? क्योंकि मुझे ये पता है इस रेक्टेंगल का जो पूरा मास है वो इस O डैश पे कंसंट्रेटेड है। मैं इसको 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह ट्रीट करने वाला कि इस पूरे का अगर मास यहाँ कंसंट्रेटेड है तो ये आ गया m1, इस नीचे वाले रेक्टेंगल का मास कहीं यहाँ कंसंट्रेटेड होगा O2 पे, ये आएगा m2। और ओरिजिन से इनके पोजीशंस हम R1 और R2 की तरह ट्रीट करा के मैं सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं कि नहीं? बात समझ में आ रही है? मेरा टारगेट क्या है? तो उस तरीके से अगर मुझे करना है, मिला जुला के सेंटर ऑफ मास जहां निकले, वो बात की कहानी है ना। ये पॉइंट समझ में आया तुम्हें कि मेरा टारगेट क्या है? मैंने पहले ओरिजिन बना दिया, यहां से अब ओरिजिन अगर मैंने बना दिया है तो ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास है और ये वाला डिस्टेंस भी मेरे पास आ ही जाएगा। तो ये छोटा डिस्टेंस कितना है? अगर ये पूरा 2 मीटर था तो आधा आ गया 1 मीटर का, है ना? और ये पूरा था 2 और 2 से यहां तक ये कितना है? 6 था तो ये आधा आया 3 और 3 और 2 टोटल कितना आ जाएगा? 5 मीटर का ये डिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन में मास के नाम पे कुछ गिवन है? कुछ भी नहीं दे रखा, मास तो कुछ दे ही नहीं रखा। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म है। जब भी ये क्वेश्चन गिवन होते हैं हमेशा हम इसमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, मतलब डेंसिटी थ्रू आउट सेम है। अगर डेंसिटी सेम है तो देखो, डेंसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना? तो अगर मैं सिग्मा या रो, यहाँ पे मैंने सिग्मा लिखा हुआ, मैं यहाँ भी सिग्मा ही लिख देता हूँ, सेम ही रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं? सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। एरिया क्यों लिया है? एक्चुअल में डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहा हूं? मैंने यहाँ पे क्या बोला है? वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये सिग्मा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअल में अभी हम जिसका निकाल रहे हैं ये एक 2 डायमेंशनल फिगर हमें दी गई है, ये ध्यान रखना। अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर होती, 3 डायमेंशनल फिगर कैसी होती है? जैसे हमारा क्यूबॉइड होता, तो क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम यूज करते हैं हम टोटल मास निकालने के लिए।
लेकिन अगर एक प्लेन शीट है, फ्लैट शीट है, तो शीट का क्या होएगा, जो मास होगा वो यूनिफॉर्मली सरफेस के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है ये? जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये प्लेन शीट है, तो इस प्लेन शीट का एरिया हम कैसे लेंगे, मास पर यूनिट एरिया। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक बॉक्स है, तो मैं इसका एरिया, इसका डेंसिटी कैसे लूंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ गिवन है वो क्या है, एक फ्लैट सरफेस, एक एरिया है, तो हम यहाँ डेंसिटी क्या लेंगे, मास पर यूनिट एरिया। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये डेंसिटी वो रेगुलर वाली डेंसिटी नहीं, हमने यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया लिया। हमने कहा मास इस तरीके से पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पूरे सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक बात देखो, इसका मास कितना होगा। अगर सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, तो उस पर यूनिट एरिया को अगर मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मास आ जाएगा। इसका एरिया कितना है, 8 इंटू 2 16 है ना। इसका एरिया 16 को मैं मास पर यूनिट एरिया वाली वैल्यू दैट इज सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 सिग्मा इसका मास आ गया। ऐसे ही इसका मास कितना है, 6 2 12 सिग्मा। क्लियर है? इसका डिस्टेंस 1 मीटर और इसका डिस्टेंस हमने जो निकाला था 5 मीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं। और सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, दोनों के दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, 16 सिग्मा इंटू R1 की वैल्यू 1 प्लस 12 सिग्मा इंटू R2 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। सिग्मा सिग्मा कॉमन लेके कैंसिल आउट करे तो हमारे पास आंसर आ गया 2.71 मीटर। ओरिजिन से 2.71 मीटर के डिस्टेंस पे ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो सेंटर ऑफ मास आ गया। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है? जहां पर मास नहीं गिवन है, एक फ्लैट सरफेस गिवन है, तो मास पर यूनिट एरिया की तरह लेंगे। अगर एक 3D स्ट्रक्चर है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम की तरह ट्रीट कर लेंगे और वो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर है? किसी को इसमें परेशानी? अब हमारे पास आता है बच्चा ये क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एक अपनी तरह का कंसेप्ट समझाने वाला क्वेश्चन। यहां है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन समझना, मैं क्या बात कर रहा हूं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। डिस्क समझ में आती है तुम्हें क्या होता है ना, एक गोल सी प्लेट, थाली प्लेट कुछ भी कह लो उसे, और उसके अंदर से हमने पढ़ना जरा क्वेश्चन, डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर विच इज इक्वल टू r/6 and having the center at a distance r/2 from the center of the disk is removed। मैं सर्कल बनाना चाहता था, ये थोड़ा सा सर्कल जैसा नहीं बना, बट मान लो ये सर्कल है, मान लो, काम चला लो, दूसरा पेज वेस्ट नहीं क्यों करना। भी ये एक सर्कल है, ऐसा क्वेश्चन है, इसका रेडियस टोटल r है, इसके r/2 के डिस्टेंस पे से मैं एक छोटा सर्कल काट रहा हूं और हटा दिया। अब जो ये फिगर बना, ये भी सर्कल नहीं है, ठीक है, ये सर्कल है तो ये भी सर्कल बनेगा। तो ये जो हमारे पास बना है, अब अगर ये पहले पूरा सर्कल था, जब ये यहाँ पे कुछ था, तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में लाया कर रहा था। अपने को पता है सर्कुलर डिस्क का यूनिफॉर्म बिल्कुल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाया करेगा। लेकिन अगर अब यहां से का हिस्सा हटा के मैंने गिरा दिया, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा, उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर मास कम हुआ है तो थोड़ा सा उस साइड में कहीं शिफ्ट हो, उस साइड में तो हो, लेकिन कहां, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझना। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6 and having center at a distance r/2 from the center of the disk is removed. Determine the center of mass of the remaining portion of the disk। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। क्वेश्चन में हमारे को सिर्फ बोला क्या गया कि सेंटर ऑफ मास निकालना है अगर हमने एक सर्कुलर डिस्क में से एक छोटे से रेडियस r/6 रेडियस के डिस्क को रिमूव कर दिया। यहां पर भी हम बात कर रहे हैं डिस्क की। डिस्क है तो मास कैसा होना चाहिए, मास पर यूनिट एरिया, है ना। ये हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस कितना है r, ये r रेडियस है। अब इन्होंने क्या कहा, इस r रेडियस के r/2 वाले डिस्टेंस पर, है ना, बीच में r/2 वाले डिस्टेंस पर r/6 रेडियस के छोटे सर्कुलर डिस्क को रिमूव कर दिया है।
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? हमने कॉमन सेंस लगा के कहा यहाँ से मास हटा है तो उधर को मास बढ़ा, उधर को शिफ्ट हुआ होगा। अगर हम कॉमन सेंस को फिलहाल साइड में रखें और मैथमेटिकली बताना हो तो हम क्या करेंगे? हमें नहीं पता इधर जाएगा उधर जाएगा, मान लो। तो मैंने कहा पहले सेंटर ऑफ मास था यहाँ पर ओरिजिन पे, बिल्कुल ठीक है, 0 0, ओरिजिन यहाँ रख लिया, ठीक बात है। इस मास का जो हमने ये रिमूव किया है, इसका सेंटर ऑफ मास भी बीच में ही होगा, और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी? r/2 है तो r/2 और 0 आएगी, ये बिल्कुल ठीक है ना? इसकी वैल्यू r/2 और 0 आएगी। अब सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट होगा तो हमने कहा जिस साइड भी जाएगा वो हम मान लेंगे। अभी के लिए चाहे उस साइड मान लो चाहे इस साइड मान लो, हम रैंडम एक पॉइंट मान लेते कि कहीं वो जाएगा, ठीक है। अब पहली बात क्या है, यहाँ मासेस गिवन नहीं है, हमें मास है क्वेश्चन में कहीं हाईलाइटेड नहीं है, गिवन नहीं है, तो हम वही m मास हमने मान लिया, मास पर यूनिट एरिया, वही सेम डेंसिटी मान लो या m मान लो, मास ले लो, लेना तो पर यूनिट एरिया है। कैपिटल M मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। मास ऑफ द ओरिजिनल डिस्क क्या होता है? जो मास पर यूनिट एरिया, इसको डेंसिटी ही तो कहेंगे। डेंसिटी कैसे वाली डेंसिटी? पर यूनिट एरिया के हिसाब से वाली। तो मास पर यूनिट एरिया को मैं अगर अपने एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा डिस्क के, तो टोटल मास आ जाएगा कि नहीं, है ना? एरिया ऑफ डिस्क क्या है? πr²। मास पर यूनिट एरिया स्मॉल m, मल्टीप्लाई किया तो टोटल मास आ गया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं, इस डिस्क की जो मास निकलेगा इसका एरिया है πr²। अगर मैं इसको मास पर यूनिट एरिया वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल मास की वैल्यू आ गई है, बिल्कुल ठीक है, जब कुछ रिमूव नहीं हुआ था। अब जब ये रिमूव हुआ तो इस रिमूव पास का मास कितना होगा? रिमूव पार्ट का मास कितना होगा? इसका एरिया आएगा πr/6 का होल स्क्वायर, यही होगा, इसका रेडियस r/6 है। इस मास को अगर मैं मास पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा स्मॉल मास m1 मान लेते हैं, आएगा कि नहीं? बिल्कुल सॉर्टेड है। अब जब हमने वो रिमूव किया तो सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा? ये x एक्सिस है, तो एक काम करते हैं, अगर हम मान लें कि मास ऊपर नीचे ना शिफ्ट होके इसी लाइन पे कहीं शिफ्ट होगा, क्यों मान लें? क्योंकि है तो स्ट्रेट लाइन ही, दोनों का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई कर रहा है, रिमूव होके भी यहां कहीं रहना चाहिए, है ना? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसका 0 0 पे था, इसका r/2 और 0 पे था। मेरे को 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह मास का फॉर्मूला लगाना आता है, यहाँ कहीं 2 पार्टिकल्स हैं, क्योंकि जब मैंने इसमें से ये मास निकाला था वो तो गिरा ही दिया, है ना? वो तो है ही नहीं वहां पे, तो मैं 2 पार्टिकल सिस्टम कैसे ट्रीट करूं इसे? जब मैंने इसे यहां से हटाया तो वो मास क्या था? अगर मेरे को उसे ट्रीट कराना है इसके साथ तो इसको ले लो नेगेटिव मास। नेगेटिव मास हमें पता है एक्चुअल कुछ नहीं होता, लेकिन वहां से वो रिमूव हुआ है तो हम इस मास को माइनस की तरह ट्रीट करेंगे, और सेंटर ऑफ मास का सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा? कैपिटल M इनटू जो इसका कोऑर्डिनेट है क्या है? 0। इसका तो सेंटर ऑफ मास से 0 था कि नहीं? और इसका मास क्या है? प्लस स्मॉल m1, जिसकी वैल्यू नेगेटिव में हम डाल देंगे, और डिस्टेंस कितना है? r/2 अपॉन टोटल मास, दैट इज कैपिटल M प्लस m1। किसी को इसमें दिक्कत? ये हमारा सेंटर ऑफ मास निकलेगा कि नहीं? अलोंग x एक्सिस, है ना? y एक्सिस के अलोंग तो 0 ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पूरा x एक्सिस पे ही लाई कर रहा था। अब देखो, ये मास कैपिटल M इंटू 0 होके तो खत्म, स्मॉल m की वैल्यू क्या डालनी है? -m πr/6 का होल स्क्वायर। और ये नेगेटिव साइन एक और चीज इंडिकेट करेगा, अगर मैं इसको ओरिजिन मान रहा हूं तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव उधर का पॉजिटिव होगा कि नहीं, है ना? नंबर लाइन के हिसाब से ट्रीट करेंगे। नीचे मास क्या है? नीचे है πr² इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m πr²/36। किसी को दिक्कत है इसमें? सिंपल कैलकुलेशन है, ये नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी, r/6 का, अच्छा ऊपर r/2 तो सॉरी, है ना? m1 r/2 क्यों है? क्योंकि r/2 ये है, ठीक है? ये वाली बात समझ में आई है? हाँ जी, जो डिस्टेंस है बेटा यहाँ से m1 की वैल्यू है m πr/6 का होल स्क्वायर, उसको मैंने अभी लिखा नहीं है ना, वहां पे मैंने क्या लिखा है?
इंटू आर बाई, अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, हाँ हाँ, वो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ना। m1 की वैल्यू क्या है, माइनस एम पाई आर बाय 6 का होल स्क्वायर टाइम्स जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर बाय 2। अब ठीक है, ये बात समझ में आई। वही m1 r1 वाली वैल्यू डालनी थी, तो ये m1 क्या है, नेगेटिव मास, और r की डिस्टेंस कितना था, r बाय 2, जो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस था ओरिजिन से, और नीचे टोटल मास। क्लियर है, m m कॉमन लेके हट जाएगा, पाए 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 कॉमन लेके हट जाएगा, ऊपर क्या बचा, माइनस आर स्क्वायर बाय 36 इंटू आर बाय 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 36, है ना। एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर आ गया आर क्यूब बाय 72 विद नेगेटिव साइन होल डिवाइडेड बाय 36 माइनस आर स्क्वायर इज 35 आर स्क्वायर बाय 36, ऐसा कुछ है ना। सॉल्व करें, आर क्यूब बाय 72 टाइम्स 36 बाय 35 आर स्क्वायर, 1 जार 2 जार, आर स्क्वायर से क्यूब कटा, कितना आया, आर बाय 70 मीटर्स, और विद नेगेटिव, है ना। आया कि नहीं, यानी कि जो रेडियस का 70th हिस्सा नेगेटिव साइड में कहीं आएगा, यहां कहीं जाके सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं, लेफ्ट साइड में। क्लियर है ये, माइनस आर बाय 70 का लॉजिक समझ में आया। नेगेटिव साइन शोज दैट पी दैट इज सेंटर ऑफ मास जहां पे अब शिफ्ट हुआ है, इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। समझ में आया। तो जहां पर भी ये रिमूव्ड मास का कंसेप्ट होगा, वहां पे नेगेटिव मास वाला लगाओ, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सॉर्टेड है बच्चा, क्लियर है। एग्जैक्ट बता तो दी हमने, एग्जैक्ट पोजीशन आर बाय 70 आ तो गया, आर की टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। लास्ट में एम कहां पे, ये मीटर्स लिखा था वो, तो छोड़ दो, अगर आर मीटर्स में होता, वो मास नहीं है, ठीक है। ये डन है बच्चा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ये नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट, और ये जो हमने 2-3 न्यूमेरिकल लगाए हैं, इनमें से एक ना एक न्यूमेरिकल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। इवन किसी भी कॉम्पिटेटिव की बात करो, बोर्ड्स की बात करो, ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन है जो तुम्हें मिल जाएंगे। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है, ये आता है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की कोई अलग डेरिवेशन नहीं है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ में आना चाहिए बच्चा। ऊपर से अगर हम फटाफट से करें तो अपने पास देखो आर 1/m सिग्मा ऑफ एम आई आ रही है, अपने को पता है, और मैं अगर एम आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो सिग्मा ऑफ एम आई आर आई के इक्वल आएगा कि नहीं, है ना। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अपने को पता है इसके बारे में। तो यहां से जब मैंने इस m को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एम आई आर आई का सिग्मा m1 r1 m2 r2 m3 r3 अप टू सो ऑन m1 rn गए, जाने दो, कैंसिल कर देगा, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा श्योर होगा, तो रुक जाना ही ठीक है। यहाँ देखो ये ठीक है, m1 r1 m2 r2 m3 r3 अप टू सो ऑन m1 rn, यहाँ तक सिंपल है। अब मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं तो डेरिवेटिव करते हुए क्या बन रहा है, देखो जब मैंने इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट किया, dr बाई डी टी, dr1 बाई डी टी, dr2 बाई डी टी, dr3 बाई डी टी, drn बाई डी टी। क्यों, मासेस कॉमन है, वो तो कोफिशिएंट की तरह साथ रहेंगे। पोजीशन वेक्टर्स का डेरिवेटिव, और पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, सारों की वेलोसिटी आ गई कि नहीं। तो dr बाई डी टी को v, v1, v2, ये सबको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। बहुत सॉर्टेड सी चीज है ये। फिर से डेरिवेटिव कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं फिर से डेरिवेटिव करूंगा तो dv बाई डी टी क्या बनेगा, dv बाई डी टी एक्सेलरेशन बन जाएगा। मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, सेम वही मास कोफिशिएंट की तरह रह जाएगा, और dv बाई डी टी को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। तो ma, ma1, ma2, ma3 एंड सो ऑन बन जाएंगे, और ये जो बनेगा m इंटू ए, ये क्या बनेगा, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये f1, f2, f3 एंड अप टू सो ऑन। इससे हमें पता क्या चला कि जो इंडिविजुअल बॉडीज पे फोर्सेस लग रही थी, उन सब पे लगने वाली नेट फोर्स वही एक सिंगल एक्सटर्नल फोर्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ द सिस्टम of particle multiplied by the acceleration of its center of mass is equal to the vector sum of all the forces acting on the system of particles. क्लियर है ये। फिर हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स जिसके अंदर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आता है। बहुत इंटरेस्टिंग से एग्जांपल हैं,
इमेजिनेशन में ऐसा लगता है कि ये होता भी होगा कि नहीं होगा। अगर मैं यहाँ करके भी दिखाऊं तो मैं कोशिश करेंगे किसी दिन बाहर जाके करेंगे, लेकिन देखो बाहर जाके अगर हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे तो उसको रिकॉर्ड करके स्लोमो में ही विजुअलाइज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कंसेप्ट को समझना, साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे भी तुम्हें भी थोड़ा बहुत दिखाने के जितना हो पाएगा, वरना ये बाहर जाके करेंगे तो ज्यादा बेटर होंगे। पहला है, it should be clearly understood that the system as a whole may be changing shape or orientation। समझना, system as a whole may be changing orientation, shape or size due to internal forces, but it will have no effect on the trajectory of center of mass of isolated system। ये क्या बात कर रहे हैं? ये कहना चाहते हैं, मेरे पास ये ग्लू की बोतल है, ठीक है, इसके अंदर अपने को पता है ग्लू है ना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो इजीली फ्लो कर पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर मैं इसे फेंकूंगा तो उसके अंदर मूवमेंट तो होगी, है ना। तो वो मूवमेंट अगर इंटरनल फोर्सेस की वजह से है तो अंदर का लिक्विड कॉन्टिन्यूसली इधर उधर हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इधर उधर पोजीशन चेंज कर रहा होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इस बॉटल को कैच करना चाहूँ, मैं इस बॉटल को फेंक रहा हूं, तो जब ये गया, अगर ये सारा एक ही पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड मास होता तो उस वक्त ये एक सिंपल ट्रेजेक्टरी फॉलो करता, लेकिन ये मूवेबल मास के साथ जब मूव कर रहा है तो फिर अतरंगे तरीके से जा रहा था। लेकिन अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, जो कि मैं बोल रहा था कि ऑब्वियस स्लो मोशन में ज्यादा बेटर दिखेगा, रिकॉर्ड करके उसको स्लोमो करके हम नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करेंगे, काफी सारे जितने प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं उसमें तुम जब देखोगे तो अपने पास सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्टरी है वो सेम वैसी की वैसी है जैसी जानी चाहिए थी, बिल्कुल वैसा ही फॉलो करेगा। जैसे इसको अगर देखोगे, मैं इसको विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं, यहां वहां भगवान ना करे लगे, पर देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस पॉइंट पे ध्यान देना। मैं थोड़ा बहुत ही उछाल पाऊंगा क्योंकि ज्यादा तो दिक्कत हो जाएगी। पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करते हैं। ये गंदी हरकत है, तुम्हें पता है, ऐसे नहीं निकालना है, पता है ना। वो दूसरा तरीका जो मैंने बताया था कि वो डायगोनल बनाने वाला, उससे निकालना चाहिए, हाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। बट चलो यहाँ आ गया ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ मास, यहाँ हम काम चला लेते हैं अभी के लिए इतना। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है इसके आसपास, ठीक है, ये रेड डॉट है। तुम सब सिर्फ रेड डॉट पे ध्यान देना, मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, सब ठीक है। देखना किसी को कुछ दिखा? जब ये सेंटर ऑफ मास, देखो अगर मैं एक नॉर्मल अपने पास लेटेस्ट ये मेरे पास देखो ये बॉल है, जैसे मैं अगर इसको ऊपर फेंकता हूं तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत इधर आ रहा है, ऐसा तो बिल्कुल एक ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। ये तो बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। और मैं अगर इसको रोटेट करता हुआ फेंक रहा हूं तो बहुत ही अतरंगे तरीके से जाना चाहिए। लेकिन तुम अगर रेड डॉट पे ध्यान दोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही जाएगा और ऐसे ही वापस आएगा, ये कोई अतरंगे तरीके से जिगजैग बनाता हुआ नहीं जाएगा। देखना जरा, फिर से नोटिस करना। अगर इसको वही बात अभी स्लोमो में करो तो शायद थोड़ा और बेटर दिख जाए। वो बिल्कुल उसी पोजीशन जैसा एक नॉर्मल पॉइंट मास होता, इफ द होल मास इज कंसेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, तो दिस एंटायर मास वुड हैव फॉलोड द सिंगल ट्रेजेक्टरी। ऐसे ही बिल्कुल एक परफेक्ट पैराबोलिक पाथ फॉलो करना चाहिए, उसी तरीके से ये फॉलो कर रहा होगा, तुम्हें दिख रहा होगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है। इवन मैं इसको नीचे रख के लात मारूं इस पे, ऐसे ऐसे वाली लात नहीं, ऐसे साइड वाली लात, तो ये घूमता हुआ ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा। अगर ये ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा तो भी उसके अंदर भी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो फोर्स मैंने साइड में लगाई है, रोटेट कर रहा है, लेकिन लीनियर मोशन सेंटर ऑफ मास का सीधा जाएगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। इसके ऑलरेडी मैंने जितने ये प्रैक्टिकल्स में बता रहा हूँ ऑलरेडी पहले करे भी हुए। अगर लेक्चर के देखना है यूट्यूब का जाके तो वहां तो तुम देख ही सकते हो, अदरवाइज ये हम बाहर जाके फिर से एक बार करके देख लेंगे, ठीक है। ये क्लियर है बच्चा? अब देखो इसमें पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू अ न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अपने को पता है न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा छोटे एटम के अंदर और साथ में अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं। तो जो ये रेडियम एटम है रेडॉन में और हीलियम में ब्रेक किया अल्फा पार्टिकल में, इसका सेंटर ऑफ मास सीधा आ रहा था, यहाँ आके टूटा, वो यहाँ आके वो फटा, हीलियम अलग गया
रेडॉन अलग गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट सीधा ही चलता जाएगा। क्लियर है? अब तुम कहो यहां तो मास ही नहीं था, तो मैंने पहले ही बताया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को अलग समझना। सेंटर ऑफ मास जैसे एक रिंग का सेंटर में हो सकता है जहां रिंग है भी नहीं, उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास, बेशक ये दो पार्टिकल सेपरेट हो गए, बट फिर भी सेंटर ऑफ मास का इंपैक्ट सीधा ही जाता जाएगा। ऐसे ही मोशन ऑफ अर्थ एंड मून अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तुम्हें ये पता है ये वाली अतरंगी हरकत कि जो मून होता है जब सन के आसपास अर्थ घूम रही है, पहली बात तो अर्थ बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं घूमती, अर्थ भी ऐसे ऐसे घूमती है, स्पाइरल बनाती है, और फिर जो मून है वो उस बीच वाले ऑर्बिट का स्पाइरल बनाता हुआ घूमता है। ये जो दो बाइनरी स्टार्स की तरह काम करते हैं, ऐसे घूमते हुए चल रहे होते हैं, समझ रहे हो ये? तो इस तरीके से जो मूवमेंट है इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में घूमता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। यहां पर बोथ अर्थ एंड मून आर रिवॉल्विंग अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास सच दैट दे आर ऑलवेज इन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन सेंटर। जो कॉमन सेंटर ऑफ मास है हमेशा उसके ऑपोजिट साइड पे रहेंगे ताकि वो बैलेंस भी रहेगा सब कुछ। फिर हमारे पास आता है बाइनरी स्टार्स। अब बाइनरी स्टार्स होते क्या? ऐसे ही दो स्टार्स which move in their elliptical orbit around the common center of mass। जैसे ये कॉमन सेंटर है, ये कॉमन है, तो ये ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे कैसे भी करके। तो ये सेंटर ऑफ मास, इसके अराउंड ये, इसके अराउंड ये कॉमन सेंटर ऑफ मास के अलोंग घूमते रहेंगे। बाइनरी स्टार क्या है हमारे पास? जो साइरस होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी स्टार। डन। फिर आता है व्हेन an object of infinite is thrown with some initial velocity at an angle with the horizontal, it follows a parabolic path। ये जो मैं बता रहा था, इसको जैसे मैं फेंक के दिखा रहा था कि वो पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसमें क्या है? अब यहां मान लो एक सिंपल है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, बॉम्ब खरीदो, जलाना और उसे फेंको ऊपर। हमें पता वो ऊपर जाके फूटेगा, सिंपल चीज है। जब वो ऊपर जाके फूटेगा, अगर वो नहीं फूटता तो वो एक ट्रेजेक्टरी फॉलो करता, वो ऊपर जाके फट भी जाएगा तो भी उसका सेंटर ऑफ मास सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए गिरेगा। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो यहां वहां गिर रहे हैं, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरीज ऑफ डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। लेकिन फ्रेगमेंट्स के अलावा जो उसके छोटे छोटे टुकड़े फट के इधर उधर मालसौदा गिर गया उसका, उसको छोड़ दें अगर, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेम ट्रेजेक्टरी फॉलो करता हुआ आएगा। क्लियर है? पता कैसे लगेगा? ये तो अतरंगी चीज है भाई, पता नहीं लगेगा ऑब्वियस है, क्योंकि हम तो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते ना सेंटर ऑफ मास को ऐसे। मैं कुछ चीजों में करा सकता हूं जहां सेंटर ऑफ मास, जैसे बाइनरी स्टार्स वाला मैंने एग्जांपल करके पहले देखा हुआ, उसका मैंने तरीका क्या किया था, चलो करेंगे तब मैं बता ही दूंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कभी कोशिश करेंगे कि पहले प्रैक्टिकल्स करेंगे, पर प्रैक्टिकल करने के लिए बाहर चलेंगे, 3-4 चीजें रिकॉर्ड करते हैं, उसको स्लोमो में करके यहाँ विजुअलाइज कराने की कोशिश करूंगा। तो बाइनरी स्टार वाला तो हो सकता है, एक बॉल ये है, एक और बॉल है, दोनों को रस्सी से बांध देंगे और उनको मैं ऐसे रैंडम फेंकूंगा, और उनका सेंटर ऑफ मास देखना बिल्कुल पैराबोलिक पाथ फॉलो होता हुआ दिखेगा। बॉम्ब वाला मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मैं विजुअलाइज कराऊंगा कैसे। ये वाला तुम्हें दिख ही गया, और छोटे मोटे ऐसे ऐसे जो चीजें दिमाग में आती जाएंगी उस टाइम पे हम करके देख लेंगे। डन। इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशनशिप विद लीनियर वेलोसिटी। एक काम करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट, उसके साथ फिर ये टॉर्क का कंसेप्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। मजे आएंगे करने में भी, समझने में भी, लेकिन पेपर के हिसाब से भी डेरिवेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का एक पार्ट आने वाला है ये टॉर्क का। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी हर बच्चे को ये जो सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स हैं ये करके रखने हैं डाउट्स के साथ, और जो भी तुम्हारे जहां से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं उनके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।